नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 11 अप्रैल 2026 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो, तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे बॉक्साइट माइनिंग से संबंधित। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये द हिंदू का विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल से संबंधित। तीसरा आर्टिकल समरिन डोमिनेंस की सहायता से डर पैदा करने के बारे में है, यानी डेटरेंस पैदा करने के बारे में है। तीनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बॉक्साइट माइनिंग से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और जीएस पेपर 3 में भी इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, बेसिक्स हम कवर करते हैं। जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट के बारे में आप सुनते हो। ये देखो, कोई ऐसा नहीं कि प्रॉपरली कोई रॉक है यानी चट्टान है, नहीं। जो बॉक्साइट है ना, एक क्ले मिट्टी जैसा होता है और इसको हम एल्यूमिनियम का प्राइमरी ओर बोलते हैं। एल्यूमिनियम का प्राइमरी ओर बोलते हैं और ये क्ले मिट्टी जैसा होता है। ओर का क्या मतलब होता है? ओर मतलब ये वो रॉ मटेरियल है जिसमें से हम प्रॉफिटेबल तरीके से मेटल निकालते हैं, उसको बोलते हैं ओर। तो ये एल्यूमिनियम का क्या है? बॉक्साइट ओर है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि जो ये बॉक्साइट है बनता कैसे है। देखो, आप एक रूल याद रखना, बॉक्साइट आपको ना वहां मिलेगा जहां पे देखो गर्मी और बारिश दोनों दबा के होते हैं। जैसे इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है ना, इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है या फिर उसके बाद जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पे आपको बॉक्साइट के रिजर्व ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है और वहां पे गर्मी भी ज्यादा होती है। एक प्रोसेस है जिसका नाम आप याद रखना, लीचिंग। क्या है प्रोसेस? लीचिंग। लीचिंग मतलब इंटेंस वेदरिंग। जब देखो, सालों साल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको पता है बारिश ज्यादा होती है, तो यहां पे लगातार सालों साल तेज बारिश होती है ना, तो मिट्टी के अंदर, जमीन पे जो मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी के अंदर जो सिलिका जैसे सोल्यूबल मिनरल्स है ना, वो बारिश से धुल के पानी के साथ नीचे चले जाते हैं। समझ गए? यानी जमीन पे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर सिलिका है। अब बारिश लगातार सालों साल ज्यादा हुई तो बारिश के पानी के साथ सिलिका जैसे जो सोल्यूबल मटेरियल है वो पानी के साथ नीचे घुल के नीचे चले गए, जमीन के नीचे। और पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है सिर्फ एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स। और इसी मतलब एल्यूमिनियम और आयरन के जो ऑक्साइड्स है ना, यानी ये जो बची हुई लाल मिट्टी है ना, इसी को हम बोलते हैं बॉक्साइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। और देखो, एल्यूमिनियम जो है ना, आज की डेट का भाई मैजिक मेटल है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ज्यादा मजबूत है और करंट भी आसानी से पास हो जाता है, यानी अच्छा कंडक्टर है करंट का। तो आप हर जगह एल्यूमिनियम को देखोगे। एरोप्लेन की बॉडी है, कोल्ड ड्रिंक का कैन जिसमें से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में जो सोलर पैनल्स हम यूज करते हैं, सब एल्यूमिनियम से मिले आपको मिलेंगे। तो बॉक्साइट एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कहां कहां पे मिलता है बॉक्साइट ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया। ये तो देखो एल्यूमिनियम का बोस है, मतलब एल्यूमिनियम के गेम का ना बोस है, आप कह सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है एल्यूमिनियम का, वो ऑस्ट्रेलिया ही है। यहां पे हाई क्वालिटी के रिजर्व हैं। फिर है गिनी, वेस्ट अफ्रीका में है गिनी। ये दुनिया का ना सबसे बड़ा जो एल्यूमिनियम का रिजर्व है वो छुपा के बैठा है, मतलब बॉक्साइट का जो रिजर्व है वो छुपा के बैठा है। ब्राजील है, ब्राजील इक्वेटर के पास है, अमेजोन फॉरेस्ट है, अमेजोन बेसिन है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, इस वजह से यहां पे भी बॉक्साइट के जबरदस्त डिपॉजिट मिलते हैं। चाइना, चाइना देखो प्रोडक्शन तो बहुत करता है, लेकिन चाइना के पास में ना बॉक्साइट की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। फिर नेक्स्ट है इंडोनेशिया और जमैका। ये दोनों भी देखो बॉक्साइट के मामले में ना बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए जरूरी है इंडिया। लेकिन एक चीज नोटिस किया आपने, ये सभी जो देश है ना, ये इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल जोन में है। तो यहां पे एक एग्जांपल बनता है सीधा सीधा, कैसे ज्योग्राफी जो है वो इकोनॉमी को ड्राइव करती है।
अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया भी देखो बॉक्साइट के मामले में बड़ा प्लेयर है। हमारे देश में बॉक्साइट के जो रिजर्व है वो मेनली देखो वो प्लेट्यूज में है और हिल्स में है, स्पेसिफिकली ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में और सेंट्रल प्लेट्यू में। जैसे उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा जाहिर तौर पे अनडिस्प्यूटेड किंग है। इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस का डेटा देखो ये कहता है, आईबीएम का डेटा ये कहता है उड़ीसा के पास में ना इंडिया के 41% रिसोर्सिस हैं। बॉक्साइट की हम बात कर रहे हैं और टोटल प्रोडक्शन का अकेला 73% उड़ीसा ही करता है। तो अनडिस्प्यूटेड किंग है जाहिर तौर पे। लेकिन इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था। उड़ीसा के अलावा दूसरे कौन से स्टेट्स में बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ये देखो, ये साइड में आप बॉक्साइट के माइंस भी देख सकते हो। ये इस रीजन में ज्यादा है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा। चलो, ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए जो प्री में भी काम आ सकते हैं। लेकिन अभी क्या न्यूज है? देखो, उड़ीसा का ना एक डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़। रायगढ़ बोलते होंगे या रायगढ़, इंग्लिश में थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स हैं बताइए एक्चुअल में क्या बोलते हैं। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ना, वहां पे ना ट्राइबल गांव वाले और दूसरी तरफ पुलिस वाले, दोनों के बीच में ना वायलेंट क्लैशेस हुए, लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुआ, बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे वो घायल हो गए। रीजन क्या था? रीजन है सिजिमाली बॉक्साइट माइन प्रोजेक्ट। क्या है रीजन? सिजिमाली, वहां पे बॉक्साइट की माइनिंग का प्रोजेक्ट है, ये रीजन है। वेदांता कंपनी आपको पता है, फेमस है। तो ना वेदांता कंपनी को ना उड़ीसा के कालाहांडी और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बीच में ना माइनिंग करने के लिए एक एरिया लीज पे मिला। 1500 हेक्टेयर का ट्राइबल फॉरेस्ट लैंड है, वो लीज पे मिला इनको, और वो उस एरिया का नाम है सिजिमाली एरिया। अब यहां पे हाई ग्रेड का जो बॉक्साइट है वो छुपा हुआ है। टोटल एरिया 1500 एकड़ हेक्टेयर का है। यहां पे इसी सिजिमाली एरिया में जहां पे वेदांता को माइनिंग लीज पे मिली है ना, इसी के पास में वेदांता की एक एल्यूमिनियम को रिफाइन करने वाली रिफाइनरी भी है। एल्यूमिना रिफाइनरी पास में ही है, जिसका नाम है लांजीगढ़ एल्यूमिना रिफाइनरी। ये देखो, लांजीगढ़ एल्यूमिना रिफाइनरी, ये बिल्कुल पास है। और ये जो रिफाइनरी है ना, ये 5 मिलियन टन पर एनम तक एल्यूमिनियम रिफाइन कर देती है एक साल में। तो रिफाइनरी भी नजदीक और बॉक्साइट माइनिंग के लिए जो एरिया लीज पे मिला है सिजिमाली, वो भी नजदीक, तो ट्रांसपोर्ट भी सस्ता। तो दोनों के बीच में ना एक अप्रोच रोड बनानी थी, इस एल्यूमिनियम रिफाइनरी के बीच में और सिजिमाली जो एरिया है माइनिंग वाला, उसके बीच में एक रोड बनानी थी ताकि ट्रांसपोर्ट इजी हो जाए। और क्लैश इसी रोड की वजह से हुआ, रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ। ट्राइबल्स को ये डर है, उन्हें लगता है कि हमारी जो जमीन है छिन जाएगी इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद में, रोड बनने के बाद में। उनको लगता है कि भाई जंगल हमारा एटीएम है, जंगल ही हमारी सुपरमार्केट है, अगर जंगल हमसे छिन गया तो हम क्या करेंगे। तीसरा आरोप जो ट्राइबल्स का है वो ये है कंसेंट का। ट्राइबल्स का ये आरोप है कि उनसे ना ठीक से पूछा नहीं गया इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। उन्होंने ये दावा किया कि इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ना ग्राम सभा की जो अप्रूवल ली गई ना, वो फर्जी थी, ढंग से नहीं ली गई अप्रूवल। अब यहां पे देखो, एक एक्ट का मेंशन करना जरूरी है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये जो कानून है ना, ये ट्राइबल्स को उनके जंगल पे ना उनका अधिकार देता है। अब इस एक्ट में ना एक पावरफुल प्रोविजन है, भाई किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अगर फॉरेस्ट लैंड सरकार को लेना है ना, वो तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक वहां जो लोकल ग्राम सभा है, जिसमें गांव के सभी एडल्ट वोटर्स शामिल होंगे, वो ग्राम सभा जब तक देखो फ्री प्रायर कंसेंट नहीं दे देती ना, फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट जब तक ग्राम सभा नहीं दे देती, तब तक आप प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। वैसे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना इस प्रोजेक्ट के लिए स्टेज 1 का क्लियरेंस दिया था। आप पूछोगे सर ये स्टेज 1 का क्लियरेंस क्या होता है? ये देखो, स्टेज 1 का क्लियरेंस ना फाइनल ग्रीन सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशनल अप्रूवल होता है
स्टेज 1 का क्लियरेंस। कंडीशनल अप्रूवल मतलब देखो, जिसने भी, जैसे वेदांता कंपनी ने पेड़ काटे हैं ना अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको उतने ही पेड़ दूसरी जगह पे लगाने पड़ेंगे और इसके अलावा कुछ पैसा भी जमा करवाना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं कंपनसेटरी एफोरेस्ट्रेशन फंड। मतलब जितने पेड़ काटे हैं उतने ही पेड़ दूसरी जगह पे लगाने पड़ेंगे और कुछ पैसा भी जमा करवाना पड़ेगा इस कंपनसेटरी एफोरेस्ट्रेशन फंड में। तो जब तक ये नहीं किया जाता ना उस कंपनी के द्वारा जो प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काट रहा है, तब तक ग्रीन सिग्नल नहीं है, सिर्फ स्टेज 1 क्लियरेंस है। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वेदांता कंपनी का ना कुछ साल पहले एक और केस सामने आया था उड़ीसा की नियमगिरी हिल्स में। उस समय सामने थी डोंगरिया कोंद ट्राइब। तो ये मामला काफी फेमस हुआ था, डोंगरिया कोंद ट्राइब वर्सेस वेदांता। किसको लेके विवाद था? नियमगिरी हिल्स को लेके विवाद था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। तो 2013 में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि इन मामलों में ना ग्राम सभा जो है वही सुप्रीम बॉडी है। ग्राम सभा जब तक अप्रूवल नहीं देगी तब तक प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। तो नियमगिरी हिल्स में 12 ग्राम सभा ने वोट दिया और नो कह दिया कि हमें यह प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया नियमगिरी हिल्स वाला। तो ये जो सिजिमाली वाला प्रोटेस्ट है ना, ये नियमगिरी हिल्स वाले प्रोटेस्ट का ही ना पार्ट सेकंड लग रहा है। एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं रामचंद्र गुहा, ये बोलते हैं कि देखो, अमीर आदमी इन्वायरमेंट बचाता है सुंदरता के लिए, लेकिन गरीब और ट्राइबल इंसान जो है वो इन्वायरमेंट बचाता है जिंदा रहने के लिए, यानी सर्वाइवल के लिए। तो ये सिजिमाली प्रोटेस्ट जो है वो उसी का एग्जाम्पल है। लेकिन आपको देखो, एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट दोनों में ना बैलेंस स्टैब्लिश करना पड़ेगा। समझ गए? इंडिया को आगे बढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लेन्स बनाने हैं, तो भाई हमको एल्यूमिनियम तो चाहिए ही चाहिए। बट दिक्कत ये है कि ये जो बॉक्साइट की माइनिंग है ना, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में होती है और वो माइनिंग जो है वो बायोडाइवर्सिटी को तबाह कर देती है। साथ में गवर्नेंस भी कोई बेस्ट तो रहती नहीं, गवर्नेंस में भी लेकुनास रहते हैं, लूप होल्स रहते हैं, गैप रहते हैं, ट्राइबल से प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं होती। तो इस वजह से ना ट्राइबल्स का संस्थानों के ऊपर ना ट्रस्ट टूट जाता है। महात्मा गांधी ने ना एक बात बोली थी जो आप ऐसे में अक्सर यूज करते हो, अर्थ के पास में देखो इतना है कि वो सभी इंसानों की जरूरतें पूरा कर सके, लेकिन अर्थ के पास में देखो सभी इंसानों के लालच को पूरा करने की ताकत नहीं है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती। तो इसलिए गवर्नेंस का रोल ट्रस्ट बिल्ड करना होना चाहिए, डंडे मारना नहीं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को ठीक से इंप्लीमेंट करो, लेटर एंड स्पिरिट में ट्राइबल्स को आप स्टेक होल्डर बनाओ, उनको प्रोसेस में शामिल करो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप ऐसे में और आंसर्स में यूज कर सकते हो। इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ पुअर, रामचंद्र गुहा ने जो बोला, रिसोर्स कर्स, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इकोलॉजिकल डेफिसिट वर्सेस इकोनॉमिक डिविडेंड, ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। ये प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है और ये प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में राइटर एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। 2020 का साल था, उस समय कोविड-19 की महामारी के कारण ना लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उस वक्त सरकार एक पॉलिसी रिलीज करती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहली तो बात, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिलीज करने से पहले सरकार ने ना किसी स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं किया था। तो देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो सिर्फ एक पॉलिसी है। अब आपको इसको इंप्लीमेंट करना है तो आपको चाहिए एक कानून। तो वही जो एक्ट है, वो बिल है, सरकार पार्लियामेंट में लेके आई है, मतलब कुछ समय पहले लेके आई थी, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट करने के लिए। अभी ये जो बिल है ना, VBSA बिल, विकसित भारत, पूरा नाम क्या था, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल,
बिल अभी तक पास नहीं हुआ है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट करने के लिए है। बिल अभी जेपीसी के पास में है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में है। तो ये बिल है, आर्टिकल में तो नहीं दिया गया, लेकिन मैं प्रॉपर समझाने के लिए आपको थोड़े बहुत पॉइंट बता देता हूं। बिल में ना यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई इन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल एपेक्स बॉडी बनाने का प्रोविजन है, ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को इंप्लीमेंट किया जा सके। पहली चीज ये है बिल में हर एक चीज के लिए ना अलग से बॉडी का प्रोविजन है। रेगुलेशन के लिए अलग से बॉडी, मान्यता देने के लिए अलग से बॉडी, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स सेट करने के लिए अलग से बॉडी। तो 3 पिलर स्ट्रक्चर का प्रोविजन है इस बिल के अंदर, मतलब पास हो गया तो एक्ट में होगा। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स, नई जो रेगुलेटरी बॉडी बनेगी ना, इन सबको रिप्लेस करके यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई सबको रिप्लेस करके जो नई रेगुलेटरी बॉडी बनेगी उसके पास में फंडिंग की पावर और ग्रांट एलोकेशन की पावर नहीं होगी, ताकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया जा सके कि एक ही बॉडी रेगुलेट कर रही है, वही फंडिंग दे रही है, तो ये तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। सेपरेशन कर दिया गया पावर्स का। फिर एक प्रोविजन इस बिल में यह भी है कि 2 करोड़ तक का फाइन लगाया जाएगा अगर अनअप्रूव्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाती है या फिर फेक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाती है, तो ताकि एजुकेशन में, खास करके हायर एजुकेशन में कंप्लायंस को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये बिल है। अब मैं आपको बताता हूं दिखते क्या है। राइटर को ना प्रॉब्लम्स हैं इस बिल से, क्रिटिसिज्म वो करते हैं। वो कहते हैं, पहली तो बात देखो भैया, संविधान के 7वें शेड्यूल में ना 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन जो है वो पहले स्टेट लिस्ट में आया करता था। 1976 से पहले एजुकेशन कौन सी लिस्ट में था? स्टेट लिस्ट में था। लेकिन 1976 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी ना, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा के डाल दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। यानी अब सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन देखो, यूनियन लिस्ट में ना एक एंट्री है 66, एंट्री नंबर 66। अब ये एंट्री नंबर 66 जो है ना यूनियन लिस्ट में, ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को ना लिमिटेड पावर देती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से संबंधित। लिमिटेड पावर मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से संबंधित कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर सकती है और स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन कर सकती है। इससे ज्यादा पावर नहीं है यूनियन गवर्नमेंट के पास में। समझ गए? एंट्री नंबर 66 जो है ना यूनियन लिस्ट में, वो थोड़ी सी पावर देती है यूनियन गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन संस्थानों से संबंधित कि कोऑर्डिनेशन कर लो और स्टैंडर्ड सेट कर लो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये जो बिल है ना, वीबीएसए बिल, ये क्या कर रहा है? ये तो भाई सेंटर को ना सोल डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है। मतलब एक छत्र राज दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ही हायर एजुकेशन संस्थानों से संबंधित सब कुछ करो, इंस्पेक्शन भी आप करो, फंड भी आप दो, रूल्स भी आप बनाओ, सब कुछ सेंटर के कंट्रोल में डालता है ये बिल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इस बिल के थ्रू ना हायर एजुकेशन संस्थानों को ना फंड देने की पावर भी छीन ली है, अपने पास रख ली है। तो ये तो भाई फेडरलिज्म पे जबरदस्त हमला है। आप प्रैक्टिकल सोच के देखो, पंजाब की एक यूनिवर्सिटी को फंड चाहिए, अब उसे ना दिल्ली के बाबुओं के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे अपना यूनिवर्सिटी चलाने के लिए। तो स्टेट का रोल तो खत्म हो गया ना, गलत है ये चीज तो। दूसरा बड़ा मुद्दा क्या है? दूसरा बड़ा मुद्दा देखो ये है, बिल में जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो संस्थानों से छीन ली गई है। सब कुछ किसके हाथ में आ गया है? ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आ गया है। तो वर्ड यहां पे यूज किया गया है ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच। हर एक प्रोविजन में, इस बिल के हर एक प्रोविजन में ना ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच है। जैसे एग्जांपल देते हैं, पहले यूजीसी एक्ट हुआ करता था। यूजीसी एक्ट का सेक्शन 13 है, वो कहता है यूजीसी को अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को इंस्पेक्ट करना है ना, तो पहले उस यूनिवर्सिटी से ना कंसल्ट करना होता था। लेकिन वीबीएसए बिल इस कंसल्टेटिव रिक्वायरमेंट को टोटली हटा देता है। अब सीधा इंस्पेक्शन होगा, सीधी पेनल्टी लगेगी। और ये जो प्रोविजन है ना, ये सारी यूनिवर्सिटीज पे लागू होगा, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सब पे लागू होगा। तो राइटर कहते हैं सोच के देखो,
देश की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटी है, आईआईएम है और दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी इन यूनिवर्सिटीज की जो गवर्निंग बॉडी है या बोर्ड है, उनकी आजादी तो पूरी छीन गई ना इस बिल के थ्रू। समझ गए? तो इन यूनिवर्सिटीज के गवर्निंग बोर्ड के पास में कुछ बचा ही नहीं गवर्न करने के लिए। फिर आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स भी जताते हैं राइटर, वो कहते हैं कि भारतीय नॉलेज के नाम पे ना अपनी जो आइडियोलॉजी है रूलिंग पार्टी वो थोपना चाहती है। मतलब हमारा जो देश है वो मल्टीकल्चरल देश है, लेकिन ये बिल जो है वो मल्टीकल्चरलिज्म को खत्म करना चाहता है। एक तरफ सरकार हाइपर ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही है, ग्लोबल रैंकिंग को प्रमोट करके नया इनोवेशन सरकार बहुत चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ देखो सोशल जस्टिस को इग्नोर कर रही है। मतलब लोन सरकार कह रही है कि हम एजुकेशन संस्थानों को लोन देंगे, ग्रांट नहीं देंगे, तो मतलब एजुकेशन से पैसा जो है सरकार खींच रही है। सरकार चाहती है यूनिवर्सिटीज अपना काम खुद चलाएं, लेकिन एजुकेशन भाई पब्लिक गुड है। हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, इतने सारे गरीब लोग हैं, एजुकेशन पब्लिक गुड है। लेकिन बिल जो है वो स्टूडेंट्स को लोन लेने पे मजबूर करता है। फिर SC ST OBC इनके लिए कोई स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं है। 3 बॉडीज का जिक्र जो मैंने बोला था ना, बिल में 3 बॉडीज का जिक्र है। जैसे सबसे पहले है रेगुलेटरी काउंसिल यानी विनियमन परिषद, रेगुलेटरी काउंसिल। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा इंस्टीट्यूट्स पे ना रूल्स लगाना, हायर एजुकेशन के जो संस्थान है उन पे रूल लगाना। मतलब ये ग्रेडेड फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाएगा। अब इसमें भी सेंटर को ना फ्री हैंड दिया गया है, ताकि सेंटर ना कभी भी किसी भी कॉलेज को बंद कर सकती है। लेकिन आप सोच के देखो, अगर मान लो यूपी में कोई कॉलेज बंद करना है तो यूपी की सरकार से कंसेंट लाजमी नहीं होनी चाहिए? आप बताओ। लेकिन नहीं। दूसरे नंबर पे है गुणवत्ता परिषद, एक्रीडिटेशन काउंसिल। इनका काम होगा कॉलेजेस की क्वालिटीज को चेक करके कॉलेजेस को ग्रेड देना, A ग्रेड कॉलेज, B ग्रेड कॉलेज, C ग्रेड कॉलेज। प्रॉब्लम ये है, बिल ये कहता है ये काम जो है वो थर्ड पार्टी से करवाया जाएगा, और थर्ड पार्टी ना टेक्नोलॉजी की सहायता से चेक करेगी कॉलेज की क्वालिटी कैसी है। राइटर बोलते हैं भाई एजुकेशन में क्वालिटी सिर्फ सॉफ्टवेयर से चेक नहीं होती है। क्वालिटी चेक करने के लिए ना आपको बातचीत करनी पड़ती है। तो क्वालिटी चेक करना ये टॉप डाउन डिक्टेशन नहीं हो सकता, डिक्टेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मानक परिषद यानी स्टैंडर्ड्स काउंसिल। इसका काम होगा डिग्री कॉलेज और जो वोकेशनल कॉलेज है ना, मतलब डिग्री की क्वालिटी है, उनके स्टैंडर्ड सेट करना। लेकिन दिक्कत भाई देखो ये है, दिल्ली में बैठकर आप पूरे देश के डिग्री की क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते। समझ गए? और ये जो चेक, डिग्री की क्वालिटी कैसे चेक होगी? कितने पेटेंट्स आए, कितने पेपर छपे, ये आउटपुट है। लेकिन क्वालिटी चेक करनी है ना डिग्री की, तो वो आउटकम बेस्ड होनी चाहिए। सोसाइटी को क्या फायदा हुआ, लोकल इंडस्ट्री को क्या मिला, ये सब देखना जरूरी है। आउटकम कितना निकल के आया, ना कि वो पेटेंट। वो तो आजकल फर्जी भी हो जाते हैं, पेपर फर्जी ढंग से छप जाते हैं। सॉल्यूशन देते हैं लास्ट में राइटर्स। सबसे पहला सॉल्यूशन, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बननी चाहिए। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। मिनिस्ट्री के पास में अभी फंडिंग की पावर लेगी नहीं, मिनिस्ट्री के पास में फंडिंग की पावर नहीं होनी चाहिए। एक आजाद हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बनाओ, और ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को पैसा ना दे, बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज को काफी खुले दिल से पैसा दे। डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए कि सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को पैसा मिले, स्टेट यूनिवर्सिटीज को ना मिले, नहीं। फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF में भी ना सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए ना ब्लॉक ग्रांट होनी चाहिए। मतलब एक साथ बड़ी रकम उनको ग्रांट के रूप में मिलनी चाहिए, ताकि वो रिसर्च कर सकें अच्छे से। नेक्स्ट भाई, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स जो है ना, इनको भी पावर दो। स्टेट्स अपना पैसा लगाते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन संस्थानों में, आप उन्हें साइड में नहीं कर सकते। तो 50-50% वेटेज वाला फार्मूला होना चाहिए। सेंटर और स्टेट की काउंसिल्स के बीच में ना पावर बराबर रहनी चाहिए। फिर हायर एजुकेशन संस्थानों को ना डेमोक्रेटाइज कर दो। मतलब यूनिवर्सिटी के सीनेट्स, यूनिवर्सिटी में जो सीनेट्स बॉडी होती हैं या फिर एकेडमिक काउंसिल्स होती हैं ना, वहां पे टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, सबका रोल होना चाहिए। तो ये कुछ सॉल्यूशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं।
ये क्वेश्चन है 2018 में यूपीएससी ने पूछा था। फिर ये मेंस का पोटेंशियल क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, ये आपको अटेम्प्ट करना है। और ये कुछ कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो आंसर्स में: कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच, ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच, आउटपुट बेस्ड असेसमेंट, प्रिस्क्रिप्टिव रेगुलेशन वर्सेस डेलिबरेटिव प्रोसेस। अच्छा, ये वर्सेस हैं, ठीक है, ये जबरदस्त टर्म्स हैं, आप यूज कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डेटरेंस थ्रू सबमरीन से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। और सयांतन हल्दर और हर्ष पंत, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। सबसे पहले ना मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर देता हूं। सबमरीन भी देखो अलग अलग टाइप की होती है। एक है एसएस के डीजल इलेक्ट्रिक, मतलब ये जो एसएस के सबमरीन है ना, ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, कन्वेंशनल सबमरीन है। और इसको ना अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ना बार बार पानी के नीचे से ऊपर सरफेस पे आना पड़ता है, इसलिए डर रहता है कि दुश्मन को ये सबमरीन दिख ना जाए। फिर आई एसएसएन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, मतलब ये जो सबमरीन है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है और महीनों तक पानी के नीचे ही रह सकती है। और इसका काम दुश्मन के शिप्स को डुबोना और तबाह करना क्या है। फिर है एसएसबीएन। आप बोलोगे सर इसमें क्या खास बात है, एसएसएन और एसएसबीएन दोनों में फर्क क्या है? भाई ये नीचे वाली जो है ना एसएसबीएन, ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। मतलब ये ना सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है, बल्कि ये न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च भी कर सकती है। इसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स लोडेड होती हैं और ये चुपचाप समुद्र की गहराई में बैठी रहती है और जरूरत पड़ने पर फिर न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती हैं। तो अभी एक इस टाइप की ना तीसरी जो सबमरीन है ना, आईएनएस अरिधमान, ये एक एसएसबीएन सबमरीन है जो अब इंडियन नेवी में कमीशन होने वाली है। आईएनएस अरिधमान ये एसएसबीएन है, यानी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। फिर एक और टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियर ट्राइड। न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है? न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब देखो ये होता है कि मान लो इंडिया है, जैसे इंडिया मान लो अपने दुश्मन पर जमीन से, हवा से और पानी से, तीनों जगहों से इंडिया अगर अपने दुश्मन पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ना, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर ट्राइड। अभी भाई ये जो पावर है ना, ये 5 तो उन देशों के पास में है जिनके पास में सीट है परमानेंट काउंसिल में, और फिर एक इंडिया के पास में है, यानी टोटल 6 देशों के पास में न्यूक्लियर ट्राइड वाली पावर है। तो अब आगे देखो इंडिया अब जो ये आईएनएस अरिधमान जो ये सबमरीन है इसको कमीशन करने वाला है ना, तो राइटर बोलते हैं ये जो एसएसबीएन प्रोग्राम है कोई एक दिन में नहीं बनता। हमने 1980s में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल। ये इंडिया के एसएसबीएन प्रोग्राम की ना नींव था। फिर 2009 में हमने क्या किया, 2009 में हमने ना हमारी पहली एसएसबीएन बनानी स्टार्ट की थी, यानी आईएनएस अरिहंत। 2016 में इसे कमीशन किया गया। फिर 2024 में हमने दूसरी सबमरीन को कमीशन किया जिसका नाम था आईएनएस अरिघाट। ये दूसरी हमारी एसएसबीएन सबमरीन थी। अब हमने तीसरी एसएसबीएन सबमरीन को कमीशन करने जा रहे हैं और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आईएनएस अरिधमान। और जल्द ही हमारी चौथी जो सबमरीन है वो भी, चौथी जो एसएसबीएन सबमरीन है वो भी आने वाली है। उसका नाम अभी नहीं रखा है, नामकरण बाद में होगा। और एक चीज बोलूं, जो पहली हमारी एसएसबीएन सबमरीन थी ना, एसएसबीएन सबमरीन यानी आईएनएस अरिहंत, उसमें और अब जो हम कमीशन करने वाले हैं आईएनएस अरिधमान, भाई जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? एडवांस्ड मिसाइल्स हैं आईएनएस अरिधमान में, और आईएनएस अरिहंत में उतनी एडवांस नहीं थी। रेंज भी ज्यादा है मिसाइल्स की जो इसमें है, आईएनएस अरिधमान में है। ये देखो 8 K4 K5 मिसाइल्स जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर प्लस है। तो अब A to Z इतना डिटेल में तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रख लो जो अभी मिसाइल्स है ना आईएनएस अरिधमान में जो डिप्लॉय होंगी वो ज्यादा रेंज वाली होंगी, ज्यादा ताकतवर होंगी। ये फर्क है।
फिर राइटर बोलते हैं, देखो के सुब्रमण्यम थे इंडिया के स्ट्रेटेजिक गुरु न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। इन्होंने बोला था कि इंडिया के लिए न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना वो वेपन्स ऑफ वार नहीं है, वो वेपन्स ऑफ पीस हैं। मतलब डर पैदा करने के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। वैसे भी इंडिया की जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की है, हम पहले हमला नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का, लेकिन हम पे होता है तो फिर देखो हमारे पास भाई इतनी कैपेबिलिटी है कि हम आपका सब कुछ तबाह कर देंगे। कैसे तबाह कर देंगे? मान लो चाइना ने ना इंडिया के मेनलैंड पे हमला कर दिया, मेनलैंड पे जो भी न्यूक्लियर वेपन्स वाली साइट थी ना, चाइना ने पहली स्ट्राइक में सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन भाई फिर भी हमारी जो सबमरीन्स है ना वो पानी में छुपी रहेगी कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में। वो सबमरीन फिर चाइना के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगी। चाइना को उस न्यूक्लियर सबमरीन का तो नहीं पता होगा ना, वो न्यूक्लियर सबमरीन नहीं छोड़ेगी। तो इंडिया के पास में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जबरदस्त है। ये इंडिया ने और ज्यादा साबित कर दिया है इस आईएनएस अरिधमान की सहायता से। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, इंडियन ओशन में ना चाइना के रिसर्च वेसल्स घूमते रहते हैं। ये चाइना के जो रिसर्च वेसल्स हैं ना, ये दिखाने के लिए, रिसर्च के लिए है कि हम टेम्परेचर डेप्थ मेजर कर रहे हैं। ये असल में ना इंडिया की सबमरीन के नेवल रूट्स और कैपेबिलिटी वो सब ढूंढने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो इंडिया को ना अब संभल के चलने की आवश्यकता है चाइना से। वैसे भी चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है, इंडिया को चारों ओर से पोर्ट से घेर रहा है चाइना। तो इसलिए इंडिया कि जो ये सबमरीन है ना आईएनएस अरिधमान, ये भी इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस साबित करती है। और आजकल देखो युद्ध होता है ना भाई, वो एक डोमेन में नहीं रहता। जैसे ईरान और यूएसए के बीच में युद्ध हुआ, यूएस की एक सबमरीन ने ना ईरान का शिप डुबो दिया। हमला शुरू एयर स्ट्राइक से हुआ था, लेकिन कहां कहां पहुंच गया। इवन ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा हमारी नेवी भी एक्टिव हो गई थी। ये चीज हमने रशिया और यूक्रेन के बीच में वार में भी देखी। तो एक डोमेन में वार नहीं रहता। ऐसा नहीं कि लैंड पे वार स्टार्ट हुआ है तो लैंड पे ही रहेगा, नहीं, बाकी डोमेन्स में भी जल्दी से वार एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए इंडिया अब सेल्फ रिलायंस पे फोकस कर रहा है। इसमें ये जो एसएसबीएन है, इसमें हमने फॉरेन डिपेंडेंस नहीं रखी, हमने खुद से देसी डिजाइन किया और हमने खुद से ही अपने आप बिल्ड किया इस आईएनएस अरिधमान को। और फ्यूचर रोड मैप ये है, जल्द ही चौथी सबमरीन एसएसबीएन की हम इंडक्ट करेंगे। 2036 में हम इंडिया की फर्स्ट फुली इंडिजिनस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हम कमीशन करेंगे। 2038 में सेकंड इंडिजिनस एसएसएन सबमरीन कमीशन करेंगे। तो ये हमारा आगे का प्लान है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे बहुत खर्चा आता है भाई इन सबमरीन्स को बनाने में, तो डेवलपमेंट भी करना है इंडिया को। क्या सबमरीन पे पैसा खर्च करेंगे, डायलेमा हमेशा रहेगा। फिर एआई और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स को इंटीग्रेट करना सबमरीन के साथ में, ये भी चैलेंज है क्योंकि नए नए वेपन्स आ रहे हैं एआई वाले। फिर चाइना तो जबरदस्त सबमरीन बनाता जा रहा है, तो चाइना से मुकाबला करना आसान नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, क्रॉस डोमेन स्पिल ओवर ऑफ वारफेयर, ये अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चौथा प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज का, ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। 15 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।